नमस्कार। आप देख रहे हैं बैतूल वाणी का कार्यक्रम रूबरू और मैं हूं आपके साथ आकाश श्रीवास्तव। दोस्तों, हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो एक प्रसिद्ध उद्योगपति हैं और साथ ही वर्तमान में उन्हें भारत भारती शिक्षण संस्थान का दायित्व मिला हुआ है। आप बेहद लो प्रोफाइल में रहना पसंद करते हैं। आप तो वैसे परिचय के मोहताज नहीं हैं, पर आज हम उन शख्सियत से उनकी राजनीतिक, समाजसेवी और उद्योग के संबंध में चर्चा करेंगे। तो मुकेश खंडेलवाल जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मुकेश खंडेलवाल जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम रूबरू में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। खंडेलवाल जी, हम आपसे सबसे पहली बात ये जानना चाहेंगे, जो हमारे दर्शक हैं वो भी जानना चाहेंगे कि आपका जो एजुकेशन है, वो कहाँ से हुआ और आपने वो एजुकेशन कहाँ तक की? मैं वैसे तो मेरा सारा एजुकेशन शुरू का बैतूल में ही रहा। आज वर्तमान में जो सुभाष प्राथमिक स्कूल है, वहाँ से मैंने 5वीं तक का अपना पढ़ाई की। उसके बाद न्यू बैतूल स्कूल से 6वीं से 11वीं तक की मैंने पढ़ाई की। फिर उसके बाद बीएससी पार्ट 1 मैंने जीएच कॉलेज से किया। उसके उपरांत मैं आरईसी कुरुक्षेत्र, जो वर्तमान में एनआईटी हो गया है, आरईसी कुरुक्षेत्र से मैंने सिविल में इंजीनियरिंग की। उसके उपरांत कुछ समय मैं आईआईटी चेन्नई में रहा और फिर मुझे स्ट्रक्चर में करना था, तो वर्तमान में एमएनआईटी है, जो एमएससीटी भोपाल होता था, वहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। अच्छा, आप चूँकि बहुत प्रैक्टिकल आदमी हैं, तो हमको ऐसी जानकारी है कि आपने शुरुआती दौर में किसी संस्थान में वैतनिक स्तर पर काम किया। तो आप उसके अनुभव के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी हाँ, एक्चुअल में शुरुआती तौर पे मेरे पास कोई अनुभव ही नहीं था और क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया था, तो थोड़ा ये निर्णय लेना मुश्किल था। इसलिए मैंने दिल्ली में मेरे एक मित्र थे, मेरे रूममेट भी थे और वो उस समय वहाँ पे एसडीओ हुआ करते थे। तो उनके साथ, क्योंकि वो स्ट्रक्चर में काफ़ी अच्छे थे, तो उनके साथ मैं गया और उनके कारण कुछ ऑर्गनाइज़ेशंस थे, तो उसमें मैंने जॉब किया। वहाँ मैं एक डोमिनेंट ऑफसेट करके फैक्ट्री थी, जिसका कि निर्माण कार्य जो है, वो एज़ अ साइट इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर्स के रूप में मैंने किया। लगभग 1 वर्ष मैंने वहाँ पे। आपके से हम लोग जानना चाहेंगे कि आप सक्रिय राजनीति में तो नहीं हैं, पर राजनीतिक गतिविधि में आप काफ़ी सक्रिय हैं, उसका कारण क्या है? एक्चुअल में मैं थोड़ा-सा इससे राय ये रखता हूँ कि हमारे यहाँ जिसको राजनीति कहा जाता है, शायद मेरी नज़र में वो राजनीति नहीं है। हम लोग तो सामाजिक प्राणी हैं। हम लोगों का मिलना-जुलने के जो माध्यम होते हैं, हम उस माध्यम में अपना समय व्यतीत करते हैं। हो सकता है कि क्योंकि हमारा छोटा-सा शहर है, हम लोगों का परिवार में कोई न कोई जनप्रतिनिधि या इस तरह से रहा है, संबद्धता रही है किसी दल विशेष से, तो उसके कारण से समय-समय पे मेरे को जो कार्य मिलता है या कभी कोई सामने कार्य आया, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक सोशल प्लेटफ़ॉर्म है, जिससे हम लोगों को जुड़ाव होता है। इसलिए मैं शब्द राजनीति तो नहीं कहूँगा। हाँ, लेकिन एक सोशल स्तर पे एक ऑर्गनाइज़ेशन है, उनके साथ सहयोग देने का मौका मिलता है, जब भी मिलता है मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ। एक बात तो सर्वविदित है कि आप व्यवसाय में सफल हुए, सामाजिक कार्य में काफ़ी सफल और एक्टिव हैं आप और उद्योगों में बहुत सफल रहे। तो आपकी जो सफलता है, वो किस माध्यम से आपने हासिल की, ये हमारे दर्शकों के साथ आप बाँटे तो अच्छा है। देखिए, मैं अपने आप को बहुत सफल तो नहीं मानता, हाँ, लेकिन प्रयास ये रहता था कि जो भी कार्य करें, वो पूरी तरह से समझ के करें और जो भी हमारे आस-पास हमसे अनुभवी लोग हैं, उनसे हम राय लें। चाहे मैंने जब भी कोई छोटे से छोटा कार्य भी किया, जब शुरुआत मैंने कॉन्ट्रैक्टरशिप से की, तो मैं ये मानता था कि एक छोटा-सा मिस्त्री जो है, वो भी मुझे लेआउट मुझसे बेहतर जानता है, क्योंकि उसने लंबा समय उस का क्षेत्र में कार्य किया है, उसका अनुभव बहुत अच्छा है। तो पहले, आजकल तो मैं नहीं जानता, पर पहले गोले गुनिया पकड़ना या रास्ता करना, ये सारी चीज़ें जो है, ये हमसे उनसे सीखते थे। हमें जो है वो पढ़ाई-लिखाई करके हमारे को किताबी ज्ञान तो होता था, लेकिन उसका प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं होता था। इसलिए मैंने ये कोशिश की कि जो भी मेरे आस-पास रहता था और जिस भी कार्य को मुझे करना है, मैं सबसे उसमें जो अनुभवी लोग मेरे
संपर्क में आते थे, मैं उनसे बात करता था और उनके अनुभव के आधार पर फिर अपने कार्य करता था और ये ज़रूर रहा कि जो भी हमें व्यवसाय करना था, उसमें थोड़ा-सा समय ज़्यादा लिया, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो कोई भी चीज़ें अचानक करने का हमने निर्णय नहीं लिया। तो जैसा जब-जब जो परिस्थितियाँ बनी, उसके हिसाब से हमने व्यवसाय को या बाकी चीज़ें भी जो हैं, वो करने का प्रयास। देखिए, अब हम ये तो नहीं बोलेंगे राजनीतिक, पर हमने ये देखा है कि चुनावी प्रबंधन जो है, विशेषकर लोकसभा और विधानसभा दोनों में आप काफ़ी सक्रिय रहे और आपका अक्सर हमने देखा है कि आमला क्षेत्र से आपका लगाव ज़्यादा नज़र आता है। तो इसकी वजह क्या है कि आप आमला की तरफ ज़्यादा फ़ोकस करते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपका पहला जवाब दूँ कि चुनाव के समय लोकसभा या विधानसभा के चुनाव हुए हैं, कि मैं मानता हूँ कि उस समय जैसी ज़रूरतें होती थी, सक्रियता बनती थी। या तो कभी हमारे बहुत करीबी उस चुनावी कार्य में या उसमें चुनाव लड़ते थे, तो उनके सहयोग के लिए। दूसरा ये है कि जब जाते थे तो उसमें हम अपना वो समय जो है, वो पूरा का पूरा चुनावी कार्य में देते थे। लेकिन हाँ, हम सबसे सहयोग करके ये कोशिश करते थे जो हमारे पास जानकारियाँ उपलब्ध हैं, जो हमारे कार्यकर्ता उपलब्ध हैं, उनके बीच में एक माध्यम बनना और परिणाम तक पहुँचाने के लिए जो बेस्ट प्रयास है वो करते थे, लेकिन करने वाला वहाँ का कार्यकर्ता होता था। तो उनके साथ सहयोग करने में आनंद भी आता था, काफ़ी लंबे समय से जब जुड़ाव हुआ, तो उनसे के साथ आनंद आने लगा। रहा सवाल आमला में मैं क्यों करा क्योंकि मैंने मैंने सारी पढ़ाई तो बैतूल से की, लेकिन मेरा शुरुआत जो व्यवसाय है, वो आमला से शुरू हुआ। धीरे-धीरे मैं आमला के बहुत सारे लोगों के संपर्क में आ गया था। जब 1996 में मुझे कुछ ऐसे कार्य दिए गए कि चुनाव जो थे उसमें मुझे सहयोग करना था, तो मैंने सभी लोगों से मिला, वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में मुझे काम करने का बहुत मौका मिला और बहुत अच्छे लोग थे ग्रामीण क्षेत्र में। शहर में भी अच्छे थे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में विशेष तौर पे बहुत भोले-भाले, सीधे-साधे लोग होते थे। उन लोगों से जब मिला, तो मुझे लगा कि उन्हें शायद हम जैसे लोगों की और हमें उनके जैसे लोगों की ज़रूरत है। तो उनके बीच में बैठते थे, कार्य तो छोटे-मोटे हम कर पाते थे, लेकिन उनके बीच में उनके अनुभव, उनके बाकी जो चीज़ें होती थी वो शेयर करते थे। कुछ अगर हमसे संभव होता था तो हम मदद भी करते थे। तो उस तरह से मैं आमला से लंबे समय तक वहाँ रहने के कारण वहाँ लोगों से जुड़ा और वो जुड़ाव आज भी मेरा है। मेरा आमला के लोगों का मैं तो ये कह सकता हूँ मैं आभारी हूँ कि उनका मेरे प्रति बहुत आज भी बहुत प्यार है। जब भी मैं जाता हूँ तो मुझे अपने लोगों के बीच में जाने का एक अनुभव ये होता है कि मैं अपने परिवार में आया हूँ। देखिए, आप राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो है, उसके कई प्रकल्पों का आपके पास दायित्व है और वो दायित्व अब आप बहुत सक्रियता से निर्वहन कर रहे हैं आप उसका। तो इसमें इतने सक्रिय रहने की वजह क्या है? क्या ये सनातन का आपका झुकाव है सनातन के प्रति या राष्ट्रवाद? देखिए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ देश का पूरे निर्माण में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जब भी हम कभी अ, राष्ट्र को एक रूप में देखते हैं, तो मैं पहले अगर बात करूँ राष्ट्रवाद की, तो राष्ट्रवाद जो जहाँ तक मैं समझता हूँ, राष्ट्रवाद ये है कि हमें अपने इतिहास, हमें अपनी संस्कृति, हमें अपनी भाषा इस पे गर्व हो, यही राष्ट्रवाद है। और स्वयंसेवक संघ में भी हमने यही सीखा। इन सब चीज़ों में हमारे लोग अपने देश में रहने का गर्व अनुभव कर सकें, वो राष्ट्रवाद था। अगर ये राष्ट्रवाद है तो हाँ, मुझे इसकी प्रेरणा काफ़ी हद तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जब उन लोगों से मिले, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा मुझे नहीं लगा कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ पे उन्होंने मुझे एक लाइन दी हो। हर चीज़ का अनुभव उनके साथ काम काम करने में, उनके विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के साथ आया और उनके इतने आयाम हैं, मैं तो बहुत छोटा कार्य वहाँ पे कर पाया हूँ। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि वहाँ पे हमारे साथ जो टीम जुड़ी, उस टीम के कारण ये सारे कार्य संभव हो पाए। वो टीम की सफलता ही हमारी सफलता है। पूरा का पूरा जो कार्य हम जिन भी आयामों में काम कर रहे हैं। तो आप ये मानिए कि बैतूल में सबसे अच्छे जो लोग थे, मुझे किस्मत है कि वो सब साथ जुड़े और उनके कारण जो भी हमारे को अगर कार्यों में सफलता मिली है, समाज सेवा या शिक्षा के क्षेत्र में जो मुझे दायित्व दिया गया था, वो सबके सहयोग से ही हम उसको पूरा कर पा रहे हैं। देखिए हम लोग और हमारे दर्शक भी अक्सर ये जानना चाहते हैं क्योंकि सभी सर्वविदित है कि आप एक बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं और आपके पिता श्री विजय खंडेलवाल जी 4 बार सांसद रहे।
आपके छोटे भाई जो हेमंत खंडेलवाल जी हैं, वो वर्तमान में विधायक भी हैं और साथ में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी उनके पास है। तो राजनीतिक परिवार से होने के बाद भी आप सिर्फ़ चुनावी प्रबंधन में हैं, आप राजनीति में क्यों नहीं आए? इसका मेरे पास थोड़ा जवाब मुश्किल है। देखिए मेरी रुचि यानी जिसको आज राजनीति कहते हैं उसमें मेरी थोड़ी कम थी। लेकिन ये बात ऐसा नहीं है कि मुझ में कम थी। परिस्थितियाँ आती रहती हैं लेकिन मेरे को कभी भी ये नहीं लगा। परिवार को हमारी मैं ये कह सकता हूँ कि जिस पार्टी से हम जुड़े हैं उसने बहुत कुछ दिया और अगर मेरा जैसा एक व्यक्ति भी अगर मान लीजिए उस राजनीति के सहारे जो हमें आज जो कुछ मिला परिवार मैं भी अगर जाता, तो जो सैकड़ों कार्यकर्ता जो अपना दिन-रात वहाँ पे अपना समय लगाते हैं, अपना सब कुछ देते हैं, उनको मैं नहीं चाहता मैं उनके साथ सहयोगी के रूप में कार्य करूँ ये अच्छी बात है। लेकिन परिवार का एक व्यक्ति कर रहा है, हम भी सहयोगी हैं और हमारा कार्यकर्ता भी सहयोगी। तो मुझे अच्छा ये लगता था कि हम भी एक आम कार्यकर्ता के साथ उनके साथ खड़े रहें और यही शायद अच्छा होता है इस पार्टी के अंदर तो ये अच्छाई है कि व्यक्ति जो है वो बड़ा नहीं है, संगठन बड़ा है। तो परिवार तो आज मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे परिवार को कोई विरासत में मिला है। जिसने कार्य किया, पार्टी ने जैसा उचित समझा, वो दिया है, वो सम्मान दिया है और हम उसके लिए हमारे इस सिस्टम का, पार्टी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने आज हमें जो पहचान दी है। शायद वो पहचान अगर हम व्यक्तिगत रूप से कुछ करते, वो पहचान का फ़ायदा पूरे परिवार को ही मिलता है, मुझे ही मिलता है। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मुझे राजनीति से ज़्यादा जो आज सामाजिक क्षेत्र में जो हम कार्य कर रहे हैं और उसमें हमारी जो टीम है, वो वाक़ई में हमारे को जो भी सफलता मिलती है, जो भी कार्य करते हैं, जो भी संतोष मिलता है, उस टीम के कारण। अच्छा मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि आप समाज सेवा में काफ़ी सक्रिय हैं और मातृछाया, सेवा भारती और जो हमारा आनंद धाम वृद्धाश्रम है, वहाँ पे आप बहुत सक्रियता से सेवाएँ देते हैं। तो इन सेवाओं देते समय आपको किस तरीके का महसूस होता है, आत्मीय रूप से क्या महसूस करते हैं? ये हम जानना चाहेंगे। मेरा जो ये कह लीजिए कि सेवा कार्यों में जो जुड़ाव हुआ, मातृछाया के माध्यम से हुआ। हमें बिल्कुल भी आभास नहीं था कि मातृछाया जो है, वो समाज की किस रूप से, किस तरह से वो कार्य करेगी। जब वहाँ पे हमें अनुभव आया कि मातृछाया में हम समाज के उन लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, जो वो बच्चे जो शायद समाज की ज़िम्मेदारी थी किसी कारणवश, वो बच्चे लेकिन उस बच्चे की तो कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं हुआ करती थी। वो हमें एक जगह मिली मातृछाया में जो हमारे साथ टीम जुड़ी, बाकी लोग हुए, तो हम लोगों ने ये अनुभव किया कि उन बच्चों के भविष्य बनाने में, खासकर वहाँ का जो हमारा स्टाफ है, जिसे हम यशोदा करते हैं, उनके साथ जब कार्य किया, वो माँ की तरह उनकी सेवाएँ करती थी और वो जब बच्चे वहाँ से रिस्पेक्टिव परिवारों में जाते थे, तो इतनी खुशी का अनुभव होता था। आज भी जब उस बच्चे की हमें याद आती है और हम पता करते हैं कि वो बच्चा कहाँ है, तो शायद कल्पना से परे है जिस तरह से वो बच्चे जाके आगे अपने जीवन में मतलब उनको जो कुछ भी सुविधाएँ, आगे संसाधन मिल रहे हैं, आगे तो ख़ैर बच्चा जो खुद करेगा, लेकिन वो जो एक प्लेटफ़ॉर्म था जिसके कारण वो जो एक अनाथ बच्चा था, जो उसको शायद वो चीज़ें नहीं मिल पाती, मातृछाया के माध्यम से मिली, तो वो बहुत खुशी मिली, उसके साथ जुड़ के। अन्य जो ऑर्गनाइज़ेशन है, आनंद धाम है, फिर वही चीज़ है कि हमारी हम लोग सब जाते हैं। अब समय तो देखिए ऐसा मैं कोई विशेष समय नहीं देता, वही समय देता हूँ। लोगों के लिए अलग-अलग अनुभव जो होते हैं, साथ में हमारे पास जो समय कोई को मान लीजिए एंटरटेनमेंट के लिए अलग-अलग साधन है, हम उन लोगों के साथ जब बैठते हैं, तो उनकी खुशी से हमको खुशी मिलती है। कोई भी चीज़ अगर एंटरटेनमेंट भी है तो हम अपनी खुशी के लिए जाते हैं। वहाँ पे जो खुशी मिलती है शायद वो बिल्कुल उससे हर तरह का जो अनुभव है, वो अल्टीमेट रहता है। तो हमें ऐसा लगता है कि उनके बीच में हम जाते हैं, सभी लोग मिलके कार्य करते हैं और उनसे उन परिवारों से अभी कई बार ये भी अनुभव होता है कि जो ब वहाँ पे बुजुर्ग आए हैं, जब वो यहाँ पे उनकी सेवाएँ होती हैं, वो जब उनके मन में भाव जागृत होते हैं, जब उनका परिवार जिस जहाँ से वो छोड़ के आए थे या किसी कारणवश वो यहाँ आ गए थे, वो परिवार आके देखता है, तो ये मान के चलिए कि काफ़ी ज़्यादा जो है वृद्ध को ये खुशी होती है, फिर उनका परिवार उनको वापस लेके जाता है। तो ये जो अनुभव हमें देखने को मिलता है, वो शायद और कहीं हमें नहीं मिले। तो जो सुख, शांति और एक अच्छा अनुभव होता है, वो वहाँ होता है इसलिए चाहे मातछाया हो, आनंद धाम हो या हमारे संस्कार केंद्र हों, फिर वही है कि समाज के लिए कार्य करने में आनंद आता है।
या हमारी मेडिकल वैन जो चलती है स्वास्थ्य शिविर का, तो ये सारी चीज़ें सेवा भारती जो करती है, वो समाज के लिए कर रही है। समाज का एक जो पक्ष होता है, किसी कारणवश वो नेग्लेक्टेड हो गया, उसको पूरा करने के लिए हमारा जो दायित्व है, वो सेवा भारती के माध्यम से हम लोग करते हैं, तो सब लोग मिलके कार्य करते हैं, उसमें अच्छा अनुभव होता है। हमारे जिले में एक बड़ा महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान है, भारत भारती। भारत भारती के सचिव पद का दायित्व अभी आपको फिलहाल मिला हुआ है। तो भारत भारती को आप किस दृष्टि से देखते हैं और उसको कैसे आगे ले जाना चाहते हैं? इसका कोई आपका एक रोड मैप बना हुआ है? भारत भारती लंबे समय से शिक्षा क्षेत्र में और अ, एक अन्य रूप से उस बैतूल की एक पहचान थी। कुछ समय अ, बीच में ऐसा आया कि भारत भारती प्रकल्प शायद अ, उतना अच्छा नहीं चल रहा था। बाद में जब उसको विद्या भारती ने लिया और जो हमारे पूर्व सचिव महोदय थे, मोहन नागर जी, उन्होंने उस प्रकल्प को लगभग-लगभग ये मान के चलिए कि उसको रिवाइव किया है और उसको आज जो कुछ भी भारत भारती दिख रहा है, उसमें मैं विशेष रूप से मानूँगा कि मोहन जी का बहुत बड़ा योगदान था। उनको जो ऊपर से सहयोग मिलता था वो तो था ही, उसके बाद फिर अनिल जी आए, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। अब वर्तमान स्थिति में ये हुआ कि अ, अचानक उन्होंने बोला कि भई आप और आपके साथ जो पूरी टीम है, हम ये चाहते हैं कि यहाँ के लोग जो हैं ये ज़िम्मेदारियाँ निभाएँ। पर हम लोग ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं लेकिन मार्गदर्शन वहाँ से हमें मिलता रह रहा है, उसी के तहत हम कर रहे हैं और बहुत बड़ा मिशन है ये हम भी मानते हैं। पुनः वो अब बैतूल को नई पहचान देगा, बहुत सारे क्षेत्रों में वो कार्य कर रहा है, कृषि के क्षेत्र में कर रहा है, जैविक कृषि के क्षेत्र में कर रहा है, ये जो शिक्षा के अलावा और शिक्षा में हमारी संस्कृति को जोड़ के बाकी जो चीज़ें कर रहा है, तो वहाँ से एक जो अ, बच्चा वहाँ से निकलेगा, वो शायद अपने आप में हमारा जैसे आपने बोला बीच में राष्ट्रवाद भी, सनातन भी, धार्मिक भी, संस्कार भी, सारी चीज़ों से होके निकले, ये उनका लक्ष्य था और शायद आगे भी वही लक्ष्य रहेगा। तो शिक्षा के साथ जब तक ये नहीं होगा, अब आज जो हालात देख रहे हैं उसमें यही है, कि दुनिया में बहुत लोग बहुत पढ़े-लिखे और इंटेलिजेंट हैं, लेकिन जो हालात नज़र आते हैं कि युद्ध हो रहे हैं, बाकी चीज़ें हो रही हैं, हमारे देश में आप ये देखिए कि इतनी सारी चीज़ों के बाद भी समाज जो है, वो वायलेंट एक लिमिट के ऊपर कभी नहीं होता। वो ये मानता है कि हमारे यहाँ जो हमारे संस्कार हैं इस देश में और कहीं न कहीं अनेकता होने के बाद भी जो राष्ट्रवाद है, कि पूरा जितने देश के अलग-अलग जगह के लोग भी हैं, वो कहीं न कहीं अपने आप को भारतीय मानते हैं। वो चीज़ भारत भारती में भी आगे बढ़ाई गई है और उसी के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि मतलब वहाँ पे जो हमें प्रिंसिपल जिन चीज़ों पे काम करना है और जैसा मार्गदर्शन मिल रहा है, हमारी टीम और हम लोग मिलके उसको और आगे बढ़ाने का प्रयास देखिए, एक लोगों के मन में हमेशा एक चर्चा चलती है, जो चर्चा जो वाक के मार्केट में चलता रहता है आपके बारे में, कि मुकेश भैया सक्रिय राजनीति में तो नहीं है, लेकिन राजनीति में सक्रिय हैं। तो इसका कारण जानना चाहेंगे? देखिए, मैंने आपसे जैसा बोला कि सक्रिय राजनीति और राजनीति में सक्रिय। सक्रिय राजनीति मैं जहाँ तक समझता हूँ कि किसी भी पार्टी में किसी पद पे रहना और ज़िम्मेदारियाँ निभाना या किसी तरह का कोई जनप्रतिनिधि बनना, ये है। मैं मानता हूँ कि मैं इन चीज़ों में नहीं हूँ, लेकिन अब राजनीति में आपने कहा सक्रिय राजनीति में और सक्रिय होना दूसरे ढंग से। मैं सामाजिक रूप से सक्रिय हूँ। अब वही लोग आज की स्थिति में राजनीति में आप जिनको कहते हैं, वो लोग भी आम आदमी हैं। हमारे और आपके बीच के ही लोग हैं। तो उनसे मिलना, उनका अनुभव शेयर करना, उनको कभी-कभी ये होता है कि उन तक वो बात नहीं पहुँच पाती है। जो हम तक आम आदमी पहुँचाता है, उन तक पहुँचाना, उनके माध्यम से वो चीज़ों को पूरा कराना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हाँ, हम ये ज़रूर कोशिश करते हैं कि सब मिल के अपनी बात उन तक रखें, उन तक पहुँचाएँ और उनको भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आम आदमी को इस लायक भी करें कि कोई गड़बड़ियाँ इस तरह के कारण ना हो कि समाज में कई बार होता है। तो हमारे यहाँ क्योंकि लोकतंत्र है, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हर आदमी की आवाज़ सुनी जाए और हम भी उसी के अंग हैं। तो अब कोई ऐसी राजनीति हमारे लिए बस यही मान लीजिए कि एक माध्यम है सबसे मिलने-जुलने का। बाकी सक्रिय राजनीति में और सक्रिय राजनीति में सब लिमिटेड ही लोग रहेंगे, अच्छे लोग रहें, ये मैं चाहता हूँ। देखिए, हम अब राजनीति से हट के जानना चाहेंगे कि आपने ज़िले में व्यवसाय बड़ा खड़ा किया।
आपकी मेहनत से और फिर आपने एक साम्राज्य खड़ा कर दिया उद्योग का उस समय में, जिसमें आपके फ्रोज़न फूड प्रोडक्ट हैं, एथेनॉल है, डेयरी प्रोडक्ट हैं, फ्लोर मिल्स हैं। तो ये सारे उद्योग आप चला रहे हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि ज़िले में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है? क्योंकि इसका फ़ायदा तो मिल ही रहा है लोगों को। देखिए 2 चीज़ें हैं। आपने कहा कि ये सारी चीज़ें हमने खड़ी की बहुत कम समय में। ऐसा नहीं है, एक्चुअल में बैतूल में जहाँ तक मैं समझता हूँ बैतूल जिला जो है, कोई भी अ, उद्योग आने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, मैं समझता हूँ 3 चीज़ें हैं। एक आपके यहाँ रॉ मटेरियल की उपलब्धता, दूसरा उसका कंज़म्पशन और तीसरा यहाँ के जो लोग हैं, उनका उस उद्योग से इन्वॉल्वमेंट। हमारे यहाँ हमने जितने भी उद्योग स्थापित किए हैं, ये सारे कृषि आधारित। आपने नाम लिया फ्रोज़न फ्रूट का, फ्रोज़न फ्रूट जो हैं, आज की स्थिति में दुनिया भर में देखिए, हमारे यहाँ एक शब्द यूज़ होता है, मैं उसको पेरिशेबल मटीरियल है। आप कोई भी सब्ज़ी, कोई भी फल, उसको एक लिमिट से ऊपर नहीं रख सकते, शेल्फ लाइफ़ नहीं है। टेक्नोलॉजी ने ये आसान किया कि आप उसको इस लेवल पे ले जाएँ, जिससे कि उसकी शेल्फ लाइफ़ बढ़ जाए। तो उसके कारण फ्रोज़न फ्रूट में अगर हम देखें तो सारी जितनी सब्जियाँ हैं, जो-जो प्रोसेस कुछ सब्जियाँ ना हो पाएँ, कुछ फल ना हो पाएँ, सभी को हम फ्रीज़ करते हैं, तो इसका मतलब है कि जिस समय बाज़ार में उसकी उपलब्धता है, उस समय कई बार ये होता था कि बहुत उपलब्धता होने के बाद किसान को वो रेट नहीं मिल पाता था या जो समझ लीजिए फल पैदा करते थे, उन्हें रेट नहीं मिलता था। अब ये इंडस्ट्रीज़ होने के कारण ये जो वर्तमान सरकार है, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी, वो एग्रो पार्क की, तो हम लोगों ने मिनी एग्रो पार्क का कल्पना की। उसमें जो इंडस्ट्री आनी थी, वो सब एग्रो रिलेटेड। हमने ये कोशिश की कि हमारा रोज़ पूरा का पूरा एक सर्किट रहे कि हर इंडस्ट्री दूसरे को सपोर्ट करे और वो इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है, वो हमारे ज़िले का हो। उसमें जो रोज़गार है हाइली स्किल्ड मैन पावर हमें नहीं ज़रूरत थी, स्किल्ड ज़रूर थी। हमारे यहाँ के लोग, बैतूल के लोग तो काफ़ी बड़ी संख्या में बैतूल से बाहर कार्य करते थे। मुझे खुशी है कि अब जितने लोग हमारे यहाँ कार्य कर रहे हैं, उसमें से आप मान के चलिए कि 99% लोग बैतूल की मिट्टी से, बैतूल ज़िले से ही हैं। तो हाँ, ये जो भी उद्योग हुए, ये बैतूल के लोगों के लिए हुए। शासन की योजनाओं के तहत हमने कोशिश की और उसका फ़ायदा जो है स्वाभाविक है कि बैतूल को मतलब यहाँ के लोगों को, परिवारों को, हमें भी मिलेगा, सभी को मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में एक एनवायरनमेंट तैयार होगा। एक चीज़ ज़रूर मैं आपसे उसमें रह गया कि पहले हमारे यहाँ एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती। बैतूल से बहुत अच्छी ये मान लीजिए कि रेल ट्रैक था, हम चेन्नई, दिल्ली रेल ट्रैक रूट पे थे। हमारे से नागपुर पास था और इटारसी पास हुआ करता था अगर रेल की बात करें। रोड्स जब हमारे यहाँ आना शुरू हुई, तो एनएच हमारे यहाँ से 2 बड़े एनएच निकले, अब हमारे यहाँ बाकी भी आ रहे हैं। तो उसके कारण बैतूल जो है, वो देश के बीच में होने के कारण हमारे से ट्रांसपोर्टेशन जो है, वो हम हब की तरह जो कल्पना हुई थी, हम हब की तरह डेवलप भी हो रहे हैं। अब आज की स्थिति में कोई भी उद्योग हो, उसको यहाँ पे मतलब रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है बैतूल का। यहाँ पे बिजली मध्य प्रदेश में पहले से बहुत बेहतर हुई है, बैतूल में भी बेहतर है। सोलर अब आप देख ही रहे हैं तो सोलर आ रहा है, तो सोलर भी हमारे यहाँ काफ़ी तेज़ी से उद्योगों को मदद कर रहा है। उसके अलावा पानी हमारे यहाँ ज़रूर कमी है, उद्योगों के अगर हिसाब से देखें तो पानी भी हर उद्योग अपने हिसाब से कोशिश करता है और शासन की योजनाओं के तहत मिलेगा। तो मुझे लगता है कि हमने वही किया है, जो बैतूल को यानी हाँ, ये कि अगर ये उद्योग हम कहीं बाहर जाके करते, तो शायद हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता। आज बैतूल के लिए और हमारे लिए भी ये आसान है और इसका फ़ायदा निश्चित रूप से मिलेगा। शायद आपने पूछा कि इससे कितने परिवारों को भी लाभ मिल रहा है, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, इससे जितना भी रोज़गार आ रहा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वो अच्छी खासी संख्या में आ रहा है और यहाँ उसका फ़ायदा भी अ, हमें ऐसा लगता है कि नज़र आ रहा है, जैसे अब आजकल चलता है कि अगर एथनॉल है, तो उसके अंदर मक्का है, मक्का बैतूल में होती है अच्छी खासी, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होती है उसकी, मक्का के दाम उसके कारण स्टेबल हुए हैं। अगर गन्ना है, तो आज हमारे यहाँ शुगर मिल आई हैं और शुगर मिल
मैं ये मानता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर होने के कारण आई हैं, उसका फ़ायदा आज बैतूल के किसानों को और बैतूल के आम आदमी को मिल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन और बाकी क्षेत्रों में भी आया है। तो सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं, वो यहाँ से रिलेटेड हैं, एग्रो रिलेटेड हैं और यहाँ के लोकल हैं। उसका फ़ायदा सभी को मिले और ख़ासकर हमारा ज़िला जो है, वो एक अपनी एग्रो प्रोडक्ट के मामले में अपनी पहचान बनाए। इस कल्पना के साथ हम आगे बढ़े हैं। उम्मीद है कि अ, और भी हमारे यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अन्य जो नए बच्चे आ रहे हैं, वो भी इन क्षेत्रों में आएँगे। मुझे लगता है बैतूल उस मामले में बहुत अच्छा है। देखिए वैसे आपके पास वैचारिक समृद्धता बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप इतने सफल होने के बाद भी ये बोलते हैं कि भाई मैं बड़ा सामान्य आदमी हूँ। लेकिन आप हमेशा लो प्रोफ़ाइल में रहते हैं और हमने अक्सर देखा चर्चा में रहता है कि मुकेश भैया स्कूटर से जा रहे हैं, तो वो आलू-प्याज़ लेने भी खड़े हो जाते हैं। लोगों को पता ही नहीं चल पाता है, या तो आप इतना लो प्रोफ़ाइल क्यों मैं रहते हैं? अ, मैं आज ही कोई एक देख रहा था वीडियो मैं आपको उससे शेयर करता हूँ। देखिए मैं आपको बताता हूँ, लो प्रोफ़ाइल शब्द मेरे को तो नहीं लगता कि कोई लो प्रोफ़ाइल जैसी चीज़ मेरे लिए एप्लीकेबल है। मैं आज शायद अ, डॉक्टर अब्दुल कलाम का नाम सबने सुना। उनके एक शिष्य बल्कि उनके एक कोलीग थे जिन्होंने उनके पास काम किया। नाम उनका सृजन पाल है लेकिन सृजन कलाम उन्होंने उनसे ले लिया। 2009 में शायद उन्होंने उनके साथ जॉइन किया। बहुत ब्रिलियंट आदमी है, मैं उनका कभी-कभी यूट्यूब पे आते रहते हैं, इंटरनेशनल मैटर पे और डिफेंस मैटर पे बहुत बात करते हैं। तो उन्होंने अपना अनुभव डॉक्टर अब्दुल कलाम की क्योंकि आज वो दिन भी है, मैं आपको पूरी बात करता हूँ। तो उन्होंने देखिए बार-बार उनसे पूछे कि आप जीवन में अपनी पहचान आप किस तरह से पहचाने जाना चाहते हैं? ये अपने उन शिष्य से सृजन कलाम से पूछते थे। मैटर लंबा है तो उनके पास कई बार हुआ पर जवाब उनके समझ नहीं आया कि अब्दुल कलाम को किस तरह के जवाब दें। आखिर में उन्होंने कहा कि मैंने उल्टा उन्हीं से पूछा कि साहब आप अपनी पहचान किस तरह से समाज में, भारत में किस तरह से आप मानते हैं कि हमारे लोगों के बीच में रहें? तो फिर उन्हें लगा कि मेरे से शायद स्ट्रेट सवाल हो गया तो उन्होंने कहा कि साहब मैं आपसे 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, आप उसमें से बताएँ। क्योंकि उनका स्पेस में बहुत काम रहा था, तो बोले स्पेस मैन की तरह जाना जाए। मिसाइल में उन्होंने बहुत काम किया, मिसाइल मैन की तरह जाना जाए। एटॉमिक फ़ील्ड में काम किया था, एटॉमिक इनोवेशन और एटॉमिक मैन के नाम से जाना है और चौथा जो है वो एज़ ए राष्ट्रपति एक बहुत साधारण रूप में रहे, कि एक कॉमन मैन की तरह आपको पहचाना जाए। इस पद पे जाके भी आपको कॉमन मैन तो अब्दुल कलाम थोड़े मुस्कुराए, देखिए आपके सवाल तो ठीक है, पर मेरा जवाब इन चारों में नहीं है, मैं ई ऑप्शन और चाहता हूँ। तो बोले ई ऑप्शन ठीक है, आप क्या चाहते हैं? बोले मेरी पहचान अगर हो, तो शिक्षाविद की तरह, एक गुरु की तरह, जो पूरे देश को, पूरे समाज को राह भी दिखा सके और उनको आगे भी बढ़ा सके। तो आज क्योंकि गुरु पूर्णिमा है, तो मैं पहले तो गुरुजनों को नमन करूँगा और मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि हम प्रोफ़ेसर अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के सामने हमारी शख्सियत क्या है? जिस आदमी की ये कल्पना थी, तो हम अगर उसकी तरह रहेंगे तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आपने राष्ट्रवाद की। हमारा अगर ये एम है कि 2047 तक हमको दुनिया के सिर्फ टॉप लोगों में पहुँचना है, तो हमको फ़ॉलो हर आदमी जो है, उसी तरह से रहेगा। तो मुझे लगता है कि वो प्रेरणा है, हम तो उनकी तरह से वो भी वैसे ही जीवन जीते थे, तो अगर जिएँगे, तो उससे शांति भी, अनुभव भी और समाज में हमारी ऐसा है कि जैसे आपने बोला ना कि कॉमन मैन तो मैं तो उनका भी देखता था कि ख़ैर उनके बहुत सारे अनुभव हैं, सभी को मालूम है। तो उनके जब आप अनुभव देखो तो ऐसे ही बहुत छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान देते थे और उनको उससे शांति मिलती थी, अच्छा लगता था, समाज में उनकी मान्यता थी। मैं चाहता हूँ कि हम भी उनको फ़ॉलो करें और सब उस उनको फ़ॉलो करें मतलब इस तरह के लोगों को, तो अच्छा होगा। मेरा बस यही जवाब है, लो प्रोफ़ाइल जैसा मेरे डिक्शनरी में कुछ नहीं, जैसा है वैसा है। अच्छा हम हमारे जो दर्शक हैं ये आपसे जानना चाहते हैं चूँकि आपका अनुभव जो है राजनीति में, प्रबंधन में विशेषकर, उद्योग में, व्यवसाय में, जो रिटेल व्यवसाय है, उसमें आपका अनुभव बहुत अच्छा है और आप काफ़ी सफल भी हैं। और इसके अलावा आप समाज सेवा में भी काफ़ी सफल हैं। तो हमारे जो दर्शक हैं, जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, विशेषकर यूथ, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने 3-4 फ़ील्ड किए, मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि उनका जिसमें यूथ को लगता है कि हमें ये कार्य करना चाहिए। ये देश पहले लोग जाते थे अमेरिका कि ये देश अपॉर्च्युनिटीज़ का देश है। मैं अब आज उल्टा कहता हूँ कि हमारा देश जो है अपॉर्च्युनिटीज़ का देश है। यहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं है। आप आइडियाज़ लाइए, आप करिए, आपको सक्सेसफुल लोग मिलेंगे।
तो आज की स्थिति में कोई लाइन नहीं है, जो आइडियाज़ के साथ वो आएँगे और अगर उसको सिंसियरली अपने आस-पास का एनवायरनमेंट देख के थोड़ा विज़न के साथ करें, वो सक्सेसफुल रहेंगे और बैतूल उनके लिए बहुत अच्छी जगह है, अगर वो करना चाहें। मुकेश भैया आज आप इतने व्यस्त समय में क्योंकि आप एक-एक मिनट का यूज़ एक क्रिएटिविटी में करते हैं। तो इतना कीमती समय निकाल के हमारे कार्यक्रम रूबरू में आए, हम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार।